सरदार बच्चों को कभी खिला रहा पढ़ा है फ्री में बिठा क्या एक छात्रा की संदिग्ध मौत के बाद किट ने अपने नेपाली छात्रों को जबरन घर भेजने का आदेश दिया? किट में क्या हुआ था और क्यों इस घटना ने पूरे देश और नेपाल में हलचल मचा दी? क्या एक दुखद मौत के बाद एक विश्वविद्यालय ने अपने छात्रों को घर भेजने का आदेश दिया? क्या यह विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही का परिणाम था या कुछ और? जानिए कैसे किट विश्वविद्यालय ने एक चौंकाने वाले यू टर्न के साथ नेपाली छात्रों को वापस बुलाया और क्यों इस मामले ने नेपाल तक को हिला दिया। जानिए कैसे इस विवाद ने उड़ीसा के किट विश्वविद्यालय को राजनीतिक दबाव में ला दिया और क्यों अब विश्वविद्यालय ने अपना आदेश बदलकर छात्रों को वापस बुला लिया। जहां नेपाल की रहने वाली लमसल भारत आती है और उड़ीसा के किट यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला करवाती है, जहां वो अपनी बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जब वह थर्ड ईयर में पहुंचती है तो एक दिन ऐसी खबर आती है कि प्रकृति लमसल ने खुद की ही जान ले ली। आखिर ऐसा क्या हुआ नेपाल से भारत आई इस लड़की के साथ कि उसे अपनी जान लेने के लिए मजबूर होना पड़ा? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह आवाज और भी बुलंद हो सके। दोस्तों, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी KIIT में एक दुखद घटना ने न केवल विश्वविद्यालय बल्कि पूरे देश को यहां पर झकझोर के रख दिया है। नेपाल की बीटेक तीसरे वर्ष की छात्रा प्रकृति लमसल, जो नेपाल के बुटवल की निवासी थी, रविवार को अपने छात्रावास के कमरे में मृत पाई गई थी और आत्महत्या का अनुमान लगाया गया। इसके बाद उसके चचेरे भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करी, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि एक पुरुष छात्र उसे ब्लैकमेल कर रहा था, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड अद्विक श्रीवास्तव था, जो उसे हैरेस कर रहा था और शायद उसे आत्महत्या जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर कर रहा था। KIIT ने इस मामले में एक रोमांटिक संबंध की संभावना को स्वीकार किया है, लेकिन मामले की जांच जारी होने का हवाला दिया गया है। जहां सिगेडेल द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी में यह कहा गया है कि लमसन ने श्रीवास्तव के असामान्य व्यवहार की शिकायत विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कार्यालय IRO से की थी। हालांकि अधिकारी कथित तौर पर केवल चेतावनी जारी करने तक सीमित रहे, जबकि कड़ी कार्रवाई में असफल रहे। कुछ सोशल मीडिया पोस्टों में यह आरोप भी लगाया जा रहा है कि श्रीवास्तव लमसल को लेकर ब्लैकमेल कर रहा था। इसके अलावा एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई है, जिसमें कथित तौर पर दोनों के बीच बातचीत होती है, जिसमें एक पुरुष की आवाज महिला को गाली देता हुआ, अभद्र भाषा का प्रयोग और परेशान करता हुआ सुनाई देता है। हालांकि हम इस क्लिप की कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन यह सोशल मीडिया के आधार पर ली गई एक क्लिप है। मेरे मुंह मतलब सच बताना, कुछ उल्टा सीधा कर दूंगा। पूरा दिन शांति से रहा था, जब आदि मेरी मेहनत स्टार्ट की। माफी मांग प्रकृति, मेरे मुंह मतलब। जब प्रकृति इस उत्पीड़न को लेकर कॉलेज स्टाफ के पास शिकायत करने पहुंची तो उन्होंने प्रकृति की बात को सुनाई ही नहीं और उसे नजरअंदाज कर दिया गया। अगर उस समय उस बच्ची ने शिकायत की थी तो क्या उस समय इन चीजों पर लगाम नहीं लगाया जा सकता था? क्या उस लड़के पर कार्रवाई नहीं हो सकती थी, जिससे उस बच्ची को इस तरह से जान नहीं गंवानी पड़ती थी और उसे बचाया जा सकता था? क्या उसकी काउंसलिंग हो सकती थी और उसे ऐसे कदम उठाने से रोका भी जा सकता था और आज वह बच्ची हमारे साथ जिंदा होती और अपने सपनों को पूरा करती? जब यह घटना हो जाती है तो छात्र विरोध करते हैं। कॉलेज में उनके साथ भी मारपीट की गई।
जहां नेपाली छात्रों का लमसल की मौत के बाद KIIT में नेपाली छात्र समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किए। छात्रों ने विश्वविद्यालय पर आरोप लगाए कि उसने लमसल की शिकायतों को नजरअंदाज किया और शिकायतों के बावजूद आरोपी छात्र के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और उचित कार्रवाई करने में वो विफल रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो में छात्रों और विश्वविद्यालय के सुरक्षा गार्डों के बीच भी झड़पें दिखाई दे रही हैं। ऐसे क्यों मार ऐसे क्यों मार रहे आप लोग? ऐसे क्यों मार रहे हैं? विरोध को नियंत्रित करने के लिए विश्वविद्यालय ने सभी नेपाली छात्रों को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया और उन्हें 17 फरवरी को तुरंत परिसर खाली करने का आदेश दे दिया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार छात्रों को बिना उचित व्यवस्था के 30 किलोमीटर दूर कटक रेलवे स्टेशन पर वहां पर छोड़ा गया और कुछ छात्रों के पास ट्रेन टिकट भी नहीं थे। मेरा नाम राजन गुप्ता पड़ा, मैं नेपाल से हूँ अभी, और मैं अभी किट के फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हूँ। कारण एक लड़की सुसाइड की थी, उसके लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट को मतलब ना हो प्रोटेस्ट दबाने के लिए। अब दबाने के लिए उनको क्या मन सकते थे हमको नहीं पता, पर हमको जबरदस्ती निकाला गया हॉस्टल से, और हॉस्टल से निकाला गया। अभी ट्रेन भी फिक्स नहीं है, ट्रेन कब आएगी कब जाएगी, हमारे पास पैसा भी नहीं है, रात से हम भूखे भी है, अभी तक खाना भी नहीं गया। हम लोग अभी पूरा बेस आ रहा है, हमको अभी हेल्प चाहिए, हेल्प जरूर रहता है। एक ऑफिशियल नोटिस आया था हम लोग के पास कि जितने भी नेपाल के स्टूडेंट है उनको सस्पेंड किया गया, जल्द से जल्द हॉस्टल मतलब खाली करो। उसके बाद वो लोग मतलब कुछ मतलब आए कर्मचारी लोग, उनके बाद हॉस्टल में सब रूम ढूंढकर जो नहीं निकल रहा था जल्दी नहीं निकल, जो नहीं निकल रहा था उनको डंडा मार रहे थे। ये प्रोटेस्ट रात को 9 बजे से चालू हुआ, रात को पूरे रात भर चालू हुआ, सुबह लगभग 6-7 बजे तक हुआ। उनके बाद वो लोग मतलब पुलिस भी आए, पुलिसकर्मी भी आए, उनको थोड़ा अपना भी मतलब पता नहीं था कि उनका मतलब कर्मचारी थे या गुंडा था, मेरे को भी नहीं था। उन लोग स्टूडेंट को धकेल रहे थे, मार रहे थे। कुछ टाइम भी भुवनेश्वर हॉस्टल के बॉस है वहां से डायरेक्ट यहाँ पर पुगा दिया। वहीं कॉलेज के स्टाफ अपना पल्ला झाड़ रहे थे, यह कहकर कि हम रोज यहाँ 40,000 बच्चों को खाना खिलाते हैं पिलाते हैं और जो आपका देश नेपाल है उतना तो आपके देश का बजट भी नहीं होगा। बच्चों को खिला रहा है फ्री में। इस प्रकार विश्वविद्यालय के कुछ अधिकारियों द्वारा नस्ली रूप से असंवेदनशील टिप्पणियां की गई, जहां एक लड़की की जान चली गई और उसे लगातार हरास किया जा रहा था और उस पर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई और लड़की की कोई मदद तक नहीं की गई। और अंततः जब लड़की ने दबाव में आकर अपनी ही जान ले ली, तब ये निकम्मी फैकल्टीज कहती है कि हम तो इतने सारे लोगों को यहाँ बैठाकर खिलाते पिलाते हैं। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि छात्रों के साथ क्या हो रहा है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ मलाई और पैसे खाने से मतलब है, जिम्मेदारी से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग तभी ऐसा बोल सकते हैं जब इनके पीछे कोई बड़ा हाथ हो, कोई ऐसा जो बहुत शक्तिशाली हो और इन्हें बहुत पैसे दे रहा हो। इस कारण से ये लोग इतने अजनबी हो चुके हैं कि इन्हें किसी इंसान की मौत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, घंटा फर्क नहीं पड़ता।
हमको आपसे इसलिए ये सब मेन बात ये है कि 4 हफ्ते पहले इधर एक कंप्लेन हुआ उस लड़की ने बोला दूसरी लड़की ने मुझे परेशान किया, वो मुझे बहुत हाथ लगाता है, मैनिपुलेट करता है, मुझे पता देता है। उसने किया, सर इधर आया, वो लड़की को बुलाया, उसका 2 भाई है, वो कहाँ गए 4 लोग उसके उधर बाहर की बुक गिरा के आया और सर ने कुछ भी नहीं किया, शादी किया, कुछ भी नहीं किया, एक लेटर लिख छोड़ दिए। उसको तो आपको पता नहीं था। दूसरी बार जब आया था मेरा बात नहीं। इसका तरीका होता है क्या आपने उसको पहले चुपल किया, बोला नहीं पाएगा ना, इसको वो आगे बोलेगी, वो आगे क्या इनका इलाज करना जरूरी नहीं है, जो पैसे के चक्कर में अपना ईमान बेच खा जाते हैं। जहां ये कह रहे हैं कि आपके देश के बजट से ज्यादा हम 40,000 बच्चों को खाना खिलाते हैं, क्या किसी दूसरे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना ठीक है? ये लोग अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, सो कॉल्ड पढ़े लिखे, लेकिन इन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे देश और नेपाल के साथ मैत्रिक संबंध है, क्या इन पढ़े सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों को यह नहीं पता कि इस तरह की सोच से हमारे संबंधों पर क्या असर पड़ सकता है? वह लड़की एक इंसान थी जिसे उसके माता पिता ने बेहतर शिक्षा के लिए यहाँ भेजा था। उन्हें उम्मीद थी कि यहाँ का माहौल अच्छा होगा और उन्हें विश्वास था कि विश्वविद्यालय में हॉस्टल है, लेकिन वो सुरक्षित रहेगी, पढ़ाई कर लेगी और परिवार को समझ पाएगी। यह हर माता पिता का सपना होता है कि उनके बच्चे अच्छे माहौल में शिक्षा प्राप्त करें और अपने पांव पर खड़े हो जाएं। अब हम इस तरह की मानसिकता रख रहे हैं कि किसी दूसरे देश की लड़की जो नेपाल की है उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी जब कुछ गलत होगा तो क्या हमें इस प्रकार का इंसाफ मिल पाएगा? हमारा नाम अनिल प्रसाद यादव है, हम नेपाल से हैं। हम लोग KP8B हॉस्टल बॉयज हॉस्टल में रहते हैं। हम लोग आज धक्के मार के निकाले हुए हैं आज बोल। हाँ, और जो कल एक लड़की सुसाइड की थी नेपाल से, वो उसके सुसाइड हुआ है, मर्डर हुआ है, वो उसी के हम लोग खोजी पूछी कर रहे थे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो सब के बताने के लिए हम लोग गए थे। ठीक है, IRO हमारा ऑफिस है, इंटरनेशनल ऑफिस IRO, वहीं गए थे हम लोगों का। वहाँ से भी मतलब बहुत कुछ किया, कुछ भी नहीं सुनाई दिया हम लोगों को। तो वहाँ से आए हम लोग, रात भर वहीं पर बैठे, हम लोग वहाँ पर बैठे, धरना दिए, कुछ भी सुनाई नहीं हुआ। वहाँ से हम लोग को धक्का मार के रोड से हॉस्टल पठाया गया। हॉस्टल से भी धक्का मार के हम लोग का बोला पैकिंग शैकिंग करो, यहाँ से जल्दी 1 घंटे के अंदर में निकलो, जल्दी से जल्दी। कोई गारंटी नहीं है कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, खाना तक नहीं खाए, कोई अब खाना भी नहीं खाए अभी तक, कोई भी गारंटी नहीं है। अब वही देखिए अब क्या कर रहे हैं हम लोग, अब सब साथी सब लोग हम लोग आए हैं, अब कर रहे हैं, टिकट देख रहे हैं, कुछ भी नहीं बताया कुछ। वो सीधे धक्का मार के निकाल दिया। बस से, हॉस्टल से बस आया, छोड़ दिया, चला गया। हमारा नाम अनिल प्रसाद यादव, फ्रॉम नेपाल। हमारे बच्चे भी विदेश पढ़ने जाते हैं, अब्रॉड पढ़ते हैं, USA पढ़ते हैं या कनाडा पढ़ते हैं, ब्रिटेन पढ़ते हैं या जर्मनी में पढ़ते हैं। जब खुदा न खास्ता ऐसा न हो, किसी के साथ ऐसा न हो, लेकिन अगर कोई मारपीट हो जाती, बच्चों के साथ ऐसी घटना घट जाती है, तो क्या हम ऐसे इंसाफ की उम्मीद रख सकते हैं? जबकि हम दूसरे देश की कंट्री नेपाल की उस बच्ची के साथ जब इंसाफ की बात आ रही है और इस तरह की घटिया मानसिकता को दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर दूसरे देश से क्या उम्मीद रख सकते हैं? कुल मिला के क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के साथ भी जब कुछ गलत होगा तो हमें इंसाफ मिलेगा? यदि हम यह नहीं सोच रहे हैं तो यह हमारी घटिया मानसिकता को
उजागर करता है, जग जाहिर करता है। किसी ने सोचा नहीं था कि विरोध इतना तेजी से बढ़ जाएगा जिससे विश्वविद्यालय को एहतियातन नेपाली छात्रों को घर वापस भेजने का निर्णय लेना पड़ेगा। लेकिन जब रिपोर्ट्स में यह आरोप आए कि इन छात्रों को कटक रेलवे स्टेशन पर बसों में छोड़ा गया तो फिर से स्थिति गर्मा गई। कई छात्रों ने अपनी आगामी परीक्षाओं को लेकर चिंता जताई क्योंकि वे 28 फरवरी को होने वाली परीक्षा से कुछ दिन पहले यह स्थानांतरण महसूस कर रहे थे। इस दौरान कथित तौर पर छात्रों को छात्रावास छोड़ने से रोकने वाले सुरक्षा गार्डों के वीडियो तक वायरल हो गए। एक वीडियो में छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच हाथापाई भी दिखाई दे रही है, लेकिन इसकी प्रमाणिकता अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है कि IIT ने इस मुद्दे पर कोई भी यहाँ पर ऑफिशियल टिप्पणी नहीं की है, जिससे अटकलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। 16 फरवरी की शाम को पुलिस ने श्रीवास्तव को बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर हिरासत में ले लिया, जहां यह दावा किया गया कि यह शहर छोड़ने की कोशिश कर रहा था। 16 फरवरी के लिए भुवनेश्वर से कोलकाता के लिए उसका उड़ान टिकट ऑनलाइन सामने आया था, जिससे अटकलें लगाई जा रही थी कि वह लमसल की आत्महत्या के बाद भागने का प्रयास कर रहा था। श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया गया और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 108 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने फॉरेंसिक जांच के लिए लमसल का मोबाइल फोन और लैपटॉप भी जब्त कर लिया है। पुलिस जांच अब भी जारी है। वे लमसल के मोबाइल फोन और लैपटॉप की फॉरेंसिक जांच कर रहे हैं रिपोर्ट्स के अनुसार, ताकि ब्लैकमेल के आरोपों की सत्यता की पुष्टि की जा सके। अकॉर्डिंग द न्यूज, विश्वविद्यालय का कहना है कि लमसल और श्रीवास्तव एक रिश्ते में थे और यह आत्महत्या व्यक्तिगत विवादों के कारण हुई थी। हालांकि छात्रों और लमसल के परिवार ने इस संस्करण का विरोध किया है और इसे सही वो नहीं मानते हैं। राजनीतिक दबाव, छात्रों का आक्रोश और प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों के बीच इस मामले की गहन जांच की जा रही है। पुलिस की जांच के परिणाम और श्रीवास्तव और नेपाली छात्रों की बेदखली ने जल्द ही एक राजनीतिक मुद्दा इसको बना लिया। जब नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने इस पर चिंता जताई और भारत सरकार से हस्तक्षेप की अपील भी की। उनका बयान स्पष्ट करता है कि नेपाली सरकार इस मुद्दे पर राजनीतिक चैनलों के माध्यम से काम कर रही है और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। प्रधानमंत्री ओली ने इस घटनाक्रम को अत्यंत गंभीरता से लिया और कहा कि उड़ीसा में KIIT के छात्रावास में एक नेपाली छात्रा की मौत और नेपाली छात्रों की जबरन बेदखली की घटना गंभीर चिंता का विषय है। जहां इसके बाद नेपाल के दूतावास ने प्रभावित छात्रों की काउंसलिंग करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 2 अधिकारियों को भेजा। उड़ीसा सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और KIIT को अपने निर्णय को वापस लेने का आदेश भी दिया गया। विश्वविद्यालय ने एक नया बयान जारी कर नेपाली छात्रों से वापस लौटने की अपील की और शैक्षणिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने का वादा किया गया। जैसे जैसे जांच जारी हो रही है KIIT का यह विवाद और भी गहरा होता हुआ जा रहा है। यह घटना अब न केवल ऑनलाइन बल्कि ऑफलाइन भी चर्चा का केंद्र बन चुकी है। गूगल पर बढ़ती हुई खोज रुझान और सोशल मीडिया पर तीव्र प्रतिक्रिया इस बात का प्रमाण है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का हमारे समाज में कितना प्रभावी और शक्तिशाली असर हो सकता है। यह मामला छात्रों की सुरक्षा, प्रशासन की जिम्मेवारी और राजनीतिक संबंधों पर गंभीर सवाल उठा रही है और इससे समाधान की दिशा में आगामी जांच से इस मुद्दे की जटिलताएं और भी स्पष्ट हो सकते हैं। कुछ ऐसे मुद्दे जरूरी हैं, जैसे जब किसी कॉलेज में इस तरह की घटना होती है तो कॉलेज पर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने की जरूरत है ताकि इस तरह की चीजें भविष्य में न हो। अगर किसी छात्रा ने उत्पीड़न या बुलिंग की शिकायत की है तो उस शिकायत पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। कॉलेज को उस शिकायत की गंभीरता से जांच करनी चाहिए थी और जो भी इसमें शामिल थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर कोई छात्र मानसिक तनाव या उत्पीड़न महसूस कर रहा हो तो कॉलेज को उन्हें उचित काउंसलिंग और भावनात्मक समर्थन देना चाहिए था। ऐसे मामलों में कॉलेज को मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए जो छात्रों की मदद कर सके। कॉलेज को अपनी एंटी हरेसमेंट नीतियों को और भी सख्त बनाना चाहिए और छात्रों को इस बारे में जागरूकता देनी चाहिए। हर छात्र को यह पता होना चाहिए कि अगर उन्हें किसी भी प्रकार का उत्पीड़न हो रहा हो तो उनके लिए किस प्रकार की यहाँ पर सहायता उपलब्ध है।
कॉलेज कैंपस में सुरक्षा उपायों को सुधारना जरूरी है। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरे और इमरजेंसी नंबर का उचित इंतजाम होना चाहिए ताकि किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का खतरा हो तो वह तुरंत मदद ले सके। जब भी कोई उत्पीड़न या बुलिंग का मामला हो तो उसे कॉलेज को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। अगर प्रकृति ने पहले शिकायत की थी तो उस समय तत्काल एक्शन लेने की जरूरत थी, या तो पुलिस के सस्पेंशन। अगर कॉलेज ने उसकी शिकायत को नजरअंदाज किया तो यह उनकी जिम्मेदारी थी कि उन्हें तुरंत इसका समाधान नहीं दिया। अगर जांच में यह पता चले कि किसी छात्र ने दूसरे को मानसिक और शारीरिक रूप से हानि पहुंचाई है तो उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए थी, जैसे कि यहाँ पर पुलिस केस, निष्कासन, निलंबन इत्यादि। यह सजा इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि दूसरे छात्रों को यह संदेश मिले कि इस तरह के व्यवहार को बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा। कॉलेज को अपने छात्रों के माता पिता से उचित संचार करना चाहिए ताकि वे जान सके कि उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है नहीं, और अगर कोई आपातकालीन स्थिति हो तो उन्हें तुरंत जानकारी मिल सके। जब यह घटना हुई और छात्रों ने विरोध किया तो कॉलेज को उन्हें जबरदस्ती घर भेजने का निर्णय फिर से विचारना चाहिए था। यह उनका अधिकार था कि वे अपनी शिकायतें व्यक्त कर सके और कॉलेज को शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को संभालने का तरीका ढूंढना चाहिए था। कॉलेज को अपने वातावरण को सहायक और समावेशी बनाना चाहिए जहां हर छात्र अपने आप को सुरक्षित और आरामदायक महसूस कर सके। हर छात्र को यह महसूस होना चाहिए कि कॉलेज उनके लिए एक सुरक्षित स्थान है जहां उनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाता है। जो कॉलेज स्टाफ ने यह टिप्पणी की जो कि दूसरे देश नेपाल के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए भारतीय कानूनों के तहत। कॉलेज को अपने आंतरिक स्टाफ के खिलाफ जांच करनी चाहिए थी। अगर स्टाफ ने आधिकारिक रूप से यह टिप्पणी की है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कॉलेज के प्रशासन को उन्हें निलंबित करना या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहिए। अगर ऐसी टिप्पणी किया गया है तो कॉलेज को सार्वजनिक रूप से यहाँ पर माफी भी मांगनी चाहिए और उन स्टाफ सदस्यों को भी माफी मांगनी चाहिए ताकि उनका व्यवहार सुधर सके। कॉलेज को अपने स्टाफ को सांस्कृतिक संवेदनशीलता और विविधता के प्रति जागरूक करने के लिए यहाँ पर प्रशिक्षण देना चाहिए। यह कदम उनके व्यवहार को सुधारने में मददगार साबित हो सकता है। अगर कॉलेज स्टाफ की टिप्पणी से किसी ने कानूनी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। यह भी जरूरी है कि जो छात्र समूह अपमानित महसूस हुआ हो तो उन्हें उनके कानूनी अधिकारों के लिए उचित समर्थन मिल सके। इस प्रकार की टिप्पणी को कानूनी और नैतिक तरीके से संबोधित करने की आवश्यकता है ताकि ऐसे व्यवहार को रोका जा सके और सभी के लिए एक सम्मानजनक वातावरण बनाने में मदद भी मिल सके। कॉलेज और स्कूल के दौरान किसी भी प्रकार के रोमांटिक रिश्ते में शामिल होने से बचने की कोशिश करें। यह समय केवल अपनी पढ़ाई और भविष्य में ध्यान केंद्रित करने का है। जब तक आप मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार न हो तब तक ऐसे रिश्तों में पड़ने से बचना चाहिए। रिश्तों में भावनात्मक उथल पुथल से भी पढ़ाई पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए जब तक आपकी शिक्षा पूरी न हो ऐसे रिश्तों से बचने की कोशिश करें। अगर आप किसी के दबाव में आकर पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं या पा रहे हैं तो उस स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करें। दूसरों की राय या दबाव से खुद को प्रभावित न होने दें। अपनी शिक्षा को प्राथमिकता दें और खुद के लिए सही डिसीजन लें। अपनी सुरक्षा को लेकर आत्मविश्वास रखें। अगर कोई असहज स्थिति उत्पन्न होती है तो अपने अधिकारों के बारे में जानें और उनका पालन करें। महिलाओं के लिए विशेष रूप से कई कानूनी सहायता है, सुरक्षा योजना है जैसे कि महिला हेल्पलाइन या महिला पुलिस थाने इत्यादि, जहां आप अपनी शिकायतों को दर्ज करा सकते हैं। अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान केंद्रित करें और खुद को किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से बचाएं। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। कई बार हम डर के कारण सच नहीं बता पाते हैं, लेकिन याद रखें कि छुपाने से समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। सच बोलने से ही समाधान निकलेगा। अगर किसी समस्या या परेशानी का सामना कर रही हैं तो अपने माता पिता से यह बात को साझा करें। आपके पक्ष में वो खड़े होंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। माता पिता का अनुभव बहुत काम आता है, वे ज्यादा जानकार होते हैं और उनकी सलाह से आप किसी भी मुसीबत से बाहर निकल सकती हैं। अगर आप किसी कारण से परेशान हैं तो यह बहुत जरूरी है कि आप इसे अपने परिवार से साझा करें। जब आप अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करती हैं तो राहत मिलती है। कई बार हम डर के कारण सच बोलने से कतराते हैं, लेकिन याद रखें कि डर सिर्फ और सिर्फ हमें कमजोर बनाता है। सच बोलने से आपकी स्थिति बेहतर हो सकती है और
आप और आपके परिवार के बीच विश्वास बढ़ेगा। आपके माता पिता आपकी सबसे बड़ी ताकत है और वो आप हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए कभी भी सच को न दबाएं और अगर कोई परेशानी हो तो तुरंत अपनी बात उनके सामने रखें। इससे न सिर्फ आप सुरक्षित रहेंगी बल्कि आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव भी आएगा। आत्महत्या किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और यह बिल्कुल भी सही कदम नहीं है। जब भी कोई मुश्किलें, तनाव या दबाव महसूस होता है तो खुदकुशी को एक विकल्प के रूप में सोचना बहुत गलत है। हमेशा याद रखें कि हर समस्या का समाधान है और वक्त के साथ चीजें बेहतर हो सकती हैं। आत्महत्या से कोई भी दर्द या समस्या खत्म नहीं होती है बल्कि यह दूसरों को दुख पहुंचाती है। अगर आपको कभी भी ऐसा महसूस हो कि आप दबाव में हैं या मुश्किल में हैं तो तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति से जैसे माता पिता, दोस्त या काउंसलर से बात करें। किसी से मदद मांगने से आपकी ताकत बढ़ती है, न कि यह कमजोरी है। आत्महत्या के बारे में सोचने के बजाय मदद प्राप्त करना सही कदम है। हर इंसान की जिंदगी बहुमूल्य है। आप अकेले नहीं हैं और आपके आसपास लोग हैं जो आपके बारे में परवाह करते हैं और आपको देखना चाहते हैं खुशहाल और सुरक्षित। कभी भी इस तरह के विचार आ रहे हैं तो कृपया किसी से बात करें। जीवन में मुश्किलें आती हैं लेकिन किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने के रास्ते होते हैं। खुद को समय दें, स्थिति को समझें और सही कदम उठाएं। दोस्तों, ये थी अभी तक की जानकारी। अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उनको न्याय मिले, उस लड़की को न्याय मिले और जिसको सजा मिलनी है उनको सजा मिले और जो कॉलेज में जिस प्रकार की टिप्पणी की गई है उनको सजा मिले और कॉलेज की व्यवस्था को भी यहाँ पर, जिन्होंने यहाँ पर ऐसा काम किया उनको भी यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए। और इसलिए हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।